नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कांग्रेस के लिए और खासकर राहुल गांधी के लिए लगता है कि दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। राहुल गांधी इंटरव्यू देकर फंस गए हैं तो कांग्रेस अलग अलग राज्यों में खुद को बिखरने से बचाने में लगी हुई है और इन सब के बीच में यही हालात नरेंद्र मोदी के लिए फायदे का माहौल तैयार करते रहे हैं, जिसे हम एडवांटेज मोदी कह रहे हैं। तो क्या वाकई कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की घड़ी है? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद खान जी, बीजेपी से हमारे साथ हैं प्रहलाद पटेल जी, जेडीयू से अरुण श्रीवास्तव जी और एनसीपी से हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे मुंबई से नवाब मलिक जी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले देखते हैं वो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो राहुल के लिए मुश्किल है और मोदी के लिए एडवांटेज। राहुल के आदेश का पालन करते हुए भले ही केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू सिलेंडरों की संख्या बढ़ा दी हो, लेकिन जो सियासी माहौल है वो कांग्रेस के मुफीद तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बीते 3 दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस का ग्राफ साफ साफ गिरा है, जबकि बीजेपी इन्हीं हालात में फायदा उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जिस दिन किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ब्रांच का उद्घाटन करती है, राहुल गांधी दिल्ली के जवाहर भवन में लेबर और रेहड़ी पटरी वालों से मिलकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे होते हैं और लगभग उसी वक्त में दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर 84 के दंगों पर उनके बयान को लेकर प्रदर्शन होते हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किलें सिर्फ उत्तर भारत से खड़ी नहीं होती, बल्कि दक्षिण भारत में राहुल की ही पार्टी की सरकार आंध्र प्रदेश विधानसभा में अपनी ही पार्टी की महत्वाकांक्षी तेलंगाना बिल को खारिज कर देती है और वहां के सीएम किरण रेड्डी केंद्र में अपनी ही पार्टी की सरकार को संसद में तेलंगाना बिल पास कराने की चुनौती दे देते हैं। कांग्रेस अपने सहयोगियों से भी चोट खा रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच दूरियां यहां तक बढ़ गई हैं कि उमर अब्दुल्ला किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं और राज्य को जल्दी चुनाव में जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जम्मू में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरियां बढ़ रही हैं, तो गुजरात दंगों पर एनसीपी की मोदी से सहानुभूति कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द है। और जिस वक्त कांग्रेस का ग्राफ नीचे आ रहा है, बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा है। 84 दंगा मामले पर बीजेपी जहां लीड ले रही है, बिहार जेडीयू में शिवानंद तिवारी का मुखर होना कमल की राह को आसान बनाता है। इसके अलावा दिल्ली में केजरीवाल सरकार से घटता विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के लिए प्लस है। चुनौती अब कांग्रेस के खेमे में है कि वो सिर्फ मैनिफेस्टो बनाने और लोक लुभावन सरकारी फैसलों में ही न मशरूफ रहे, बल्कि अपने सहयोगियों को समेटने और असंतुष्टों को साथ लाने की भी कोशिश करे। न्यूज डेस्क, P7 न्यूज। जी हाँ, तो 2014 को साधने के लिए राहुल गांधी कई स्तर पर काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल में जिस तरह से 12 सिलेंडर का फैसला लिया गया है, आम जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक फैसला लिया पहली बार टीवी को इंटरव्यू देने का और इसमें विवाद में वो फंस गए। सुलेमान जी, क्या कांग्रेस का राहुल का ये जो दांव था ये उल्टा पड़ गया है? गए होंगे किसी और मंशा से इंटरव्यू में, लेकिन फंस गए बुरी तरह विवादों में। नहीं, कोई उल्टा दाव नहीं पड़ा है और राहुल गांधी साहब पहली बार तो मीडिया से बात कर नहीं रहे थे। इस इंटरव्यू से पहले भी मुख्तलिफ बार वो आए थे मीडिया के सामने और उन्होंने इंटरेक्शन किया था। जहाँ तक इस इंटरव्यू का सवाल है, देखिए विपक्षी दल तो कुछ भी कहें कि उन्होंने ये जवाब नहीं दिया, ये जवाब नहीं दिया। नहीं, यहाँ बात विपक्षी दलों की नहीं है। सड़क पर उतर कर जिस तरह से उनके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और उसका जवाब देता हूँ, लोग जिस तरह से नाराज हुए हैं, उसका जवाब देता हूँ। कोई उन्होंने अपने आप से ना ही 84 के दंगों पे बयान दिया है, ना ही 2002 के दंगों पे। अर्नब गोस्वामी साहब जो जर्नलिस्ट थे उस इंटरव्यू के, उन्होंने सवाल पूछा उनसे, उसका उन्होंने जवाब दिया है। और अगर सड़क प्रदर्शन की आप बात करते हैं, मैं आपको जवाब, मेरी बात आप पूरी नहीं आया है वो मैं आपको जवाब की बात बताता हूँ, पूरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। 84 के दंगों की जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा प्रोबेबली सम ऑफ द कांग्रेसमैन वो इन्वॉल्व, उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई। अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल अलाय जिसे वो कहते हैं, उन्होंने आज प्रदर्शन किया। केजरीवाल साहब ने कल एसआईटी की डिमांड करी। केजरीवाल साहब 1 महीने सरकार में थे, 1 महीने से, उससे पहले उन्हें 1 महीने में एसआईटी की याद नहीं आई। 1984 से सन 2014 आ गया, 30 साल हो गए। जब कोई क्राइम होता है तो प्लेस ऑफ क्राइम को प्रिजर्व कराया जाता है।
30 साल बाद बात ये कैसे है कि एक समुदाय है, वो नाराज है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हमें बहुत अफसोस है। राहुल गांधी साहब ने ये लेकिन इस कहा, चक्कर में 2014 कहीं उससे साधने में कठिनाई ना आए, बात यहाँ पर ये हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी मनाने की और लुभाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये वक्त जो है ये क्रूशियल है कांग्रेस के लिए। मैं आपको जवाब देता हूं। राहुल गांधी साहब ने कहा कि राइट हॉरेबल चीज है, दंगा एक बहुत ही खौफनाक चीज है। उन्होंने कहा हमें बहुत अफसोस है और हमें अफसोस है कि लोगों की जान गई। अब 1984 की बात पे अकाली दल, आम आदमी पार्टी दंगों की राजनीति कर रही है, तो ये तो आवाम को समझना चाहिए कि एक वाहिद पार्टी इस मुल्क में जो सेकुलर है, जो सबको साथ लेके चल सकती है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट संभाल सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। प्रहलाद जी, क्या आप मानेंगे जनता से समझने में चूक हुई है या फिर राहुल गांधी अपनी बात को सही तरीके से कहने में चूक गए हैं? नहीं मोनालिसा जी, देखिए बात है कि जिस पर बात हो रही है, जो विषय आपने रखा, सवाल सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। वो इतने लंबे समय से संसद के भीतर हैं। परफॉर्मेंस कोई पार्टी का कार्यकर्ता तय नहीं करता। आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास में जानकारियां हैं, इतना बड़ा तंत्र है, आप विफल रहे हैं। बात आती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को लाभ कैसे है। हम सिर्फ कोई लालचवश नहीं कह रहे। मोदी जी हमारे नेता हैं। जो घटनाक्रम आपने बताया, आज उत्तराखंड में क्या हुआ, इस्तीफा मांगा गया वहाँ से। आप फारूक अब्दुल्ला क्यों बोल रहे हैं? अगर मान लो प्रफुल्ल भाई बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? शिवानंद जी है, उसी पर आज मुझे लगता है जो बातें जिस तरह से मुश्किलें कई हैं, उस बीच राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें और खड़ी कर दी है अपने ही बयान से। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए उनका अनुभव कम है। इस बात को कांग्रेस भले स्वीकार न करे, देश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वो नेतृत्व करने की योग्यता नहीं रखते। वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इसलिए उनका सम्मान निश्चित रूप से होगा। एक लोकतंत्र में एक पार्टी के वो जिम्मेदार पदाधिकारी है, इसलिए उनका आदर होना भी चाहिए। लेकिन जो मूल बात है कि अभी तक दशकों तक जो कांग्रेस विरोध के लिए बाकी सारा विपक्ष इकट्ठा होता था, एक दौर पूरे देश में पिछले 1.5 दशक के बीच में चलाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे बाहर किया जाए। लेकिन देश की जनता और जो नेता हैं, चाहे शिवानंद जी हों, चाहे प्रफुल्ल भाई हों, या चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की जो भाषा बदल रही है, मुझे लगता है सबको ये लगता है कि इस देश की एकता और जो मूलभूत समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है, अर्थनीति अब ग्लोबल हो गई है, तो उसके बारे में कौन मजबूत नेतृत्व चाहिए जो देश के हितों की चिंता करे। तो मुझे लगता है चाहे गरीब आदमी का सवाल हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, और चाहे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मामला हो, जब तक नीतियां स्पष्ट नहीं होंगी, नेता ताकतवर नहीं होगा, अब देश को संभालना कठिन है। जनभावना बन रही है, वो पार्टियों के भीतर भी बन रही है और जनता के बीच में भी बन रही है। लेकिन इस बीच जनभावना भड़क भी रही है राहुल गांधी के बयान से, जिस तरह से भड़की है। अरुण जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार गुजरात दंगों के नाम पर बीजेपी को अछूत बनाने की कोशिश में लगी रहती है, इस वक्त पर जब 2014 नजदीक है, क्या राहुल गांधी ने अपने बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक एज दे दिया है, खुद को कटघरे में खड़ा कर लिया है? स्वाभाविक है, जब आप गलत आरोप लगाएंगे तो ये तो पलटवार है, परावर्तन प्रकृति का नियम है। जब आप बाल दीवार पर मारेंगे तो आपके मुंह पर ही आनी है, वो तो वो आ गई, सामने खुलासा हो गया। जी अरुण जी, रिएक्शन आपका? देखिए, राहुल जी ने जो इंटरव्यू दिया है, उसमें जब पत्रकार ने पूछा तो उनको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने इस दंगे को लेकर के माफी मांगी है, व्यक्तिगत तौर पे स्वर्ण मंदिर में जाकर के भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, और वो मामला खत्म हो गया है। नहीं, लेकिन अगर मामला खत्म होता तो ये विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आता आज सड़कों पर। ये उनको कहना चाहिए था जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, कांग्रेस के लोग भी कुछ थे उसमें। इसको नहीं जानता कि पूरे दंगे को कांग्रेस ने कराया उस समय। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ रहा है राहुल गांधी की संभवहीनता का। कांग्रेस ने खामियाजा उठाया भी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी, पंजाब में चुनाव हारी उस समय, उन दिनों इसका खामियाजा कांग्रेस ने पूरा उठाया है और अब मामला खत्म हो गया है। मैं अगर सच कहूं तो वोट पाने की राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो ये दंगों को भुलाना चाहिए। 84 के जो दंगे हुए, हाँ, लेकिन राजनीतिक दल ही हैं जो भूलने नहीं देते। एक दूसरे पर जब दंगों को लेकर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। अपरिपक्व हैं राजनीति में, उनको बोलने का मतलब पूरा तरीका नहीं मालूम, इसलिए वो फंस गए हैं। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा इसी को आगे बढ़ाते हुए। आपने अभी ये कहा कि लोग सड़कों पे कैसे आए। जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे वो बीजेपी के नेचुरल अलायंस में जो है अकाली दल
अकाली दल ने प्रदर्शन किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल स्टंट है। हमारी सहानुभूति है जो लोग मरे, मेरी बात पूरी हो जाए, जो सिक्कों का मौत हुई या जो भी इंसानों की मौत हुई उसका हमें अफसोस है और बहुत ही बुरी चीज है दंगा, और हम उसका अफसोस जाते हैं। लेकिन 30 साल बाद आप उस पर SIT बिठाने की बात करते हैं, अकाली दल वाले प्रदर्शन करते हैं, तो ये सिर्फ चुनाव के लिए, ये कम्युनल फीलिंग को ये शुरू कर रहे हैं दोबारा से। ये इसलिए नहीं करना चाहिए, देश को यूनाइटेड रहना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो उनका तो जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं वो खुद गुजरात के सबसे बड़े जेनोसाइड में बेटर है, वो मुख्यमंत्री थे, वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपके ही साथी हैं एनसीपी से प्रहलाद पटेल, उनका भी जवाब देता हूं आपको, मैं आपको जवाब दूं। मुझे लगता है नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब की जवाब बात है, इस बात की पुनरावृत्ति करते हैं। मैंने आपको टोका नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। उमर अब्दुल्ला साहब की जहां तक बात है, वो जो भी हमारे उनसे डिसएग्रीमेंट था वो पूरा हो चुका है, कोई वहां डिसएग्रीमेंट नहीं है। प्रफुल्ल पटेल साहब की बात है, उनसे भी बात होगी। हमारा किसी से, हमारे जो अलायंस है आज भी हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं है, वो हम तय करेंगे कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा, वो तय नहीं करेंगे। उनसे भी हम पूछ ले कि कांग्रेस अभी भी उस राग को छोड़ नहीं रही है। नवाब मलिक जी, प्रफुल्ल पटेल पहले ही नरेंद्र मोदी के तरफ उनका सॉफ्ट रुख जो है वो नजर आ चुका है। नहीं, ऐसा है कि प्रफुल्ल जी के कल के बयान को दूसरे ढंग से लेना गलत है। प्रफुल्ल जी ने कहा कि देश में किसी भी विवाद पे पर्दा कोर्ट ही डाल सकता है और कोर्ट के निर्णय से ही लोगों को परसेप्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में अभी भी दंगों के मामले कोर्ट न्यायालय में चल रहे हैं। आज भी जकिया जाफरी के मामले में लोअर कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो मामला जा सकता है। वहीं माया कुदनानी और बाबू तो इस बहाने से वो कह यही रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी को अब आप मत घेरिए, नरेंद्र मोदी को अब आप मत घेरिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई क्लीन चिट दिया है या हमने कोई भूमिका बदली है। आपको समझना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बयान से ही नरेंद्र मोदी जी शक के घेरे में आए थे, जब उन्होंने कहा था कि राजधर्म मोदी नहीं निभाते। ये परसेप्शन प्रहलाद जी आप किस तरह से ले रहे हैं नहीं बनाया इस बयान? ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मैंने अपनी बात जब शुरू की थी, मोदी जी के नेतृत्व के बाद पूरे देश में यही वातावरण बनाने की कोशिश की गई और ये सारी बातें चलाई गई। SIT के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चाहे बाकी चीजें हो, आज भी जब दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। 84 के दंगे खुलेआम हुए, साक्ष्य थे, लेकिन कांग्रेस के उन दोषी लोगों को सजा नहीं मिली और ये बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही। आप ये कहकर नहीं टाल सकते कि 30 साल बाद साक्ष्य खत्म हो जाते हैं। देश में प्रधानमंत्री 30 साल तक आपको साक्ष्य नहीं मिला। मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी ने गुजरात के दंगे कराए। 84 के मामले तो आज भी न्यायालय में पेंडिंग है, वो ट्रायल चल रहा है। मुझे लगता है ये बात राजीव गांधी कह चुके हैं और उसके बाद में उनकी जो खसीयत देश के भीतर हुई है, इस बात के बाद में ये आप आकलन कर रहे हैं, इस बात की बहस कर रहे हैं। ये फैसला होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ये बात तो लग रही है कि कम से कम दंगों के मामले में कोई पार्टी एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं है, सिवाय एनसीपी के, जो इस वक्त इस मूड में है कि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी को अब नहीं घेरा जाना चाहिए। बीजेपी के लोग, नवाब मलिक साहब ने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा है कि मामला ट्रायल कोर्ट में है, वहां प्रोटेस्ट पिटीशन जाफरी साहब की वाइफ ने फाइल करी है। यहाँ पर दंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मोदी यहाँ पर दंगे पर बहस नहीं हो रही है, कोई उनको वहां के दंगे पर सुप्रीम कोर्ट की बात आपको स्वीकार नहीं करनी। ये बहाने होते हैं और इन बयानों के मतलब निकलते हैं कि किस वक्त कौन सी पार्टी किस सोच के तहत चल रही है, और ये कहीं ना कहीं ये भी इंगित कर रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के जो सोच है नरेंद्र मोदी को लेकर दंगों के मद्देनजर वो एक सी नजर नहीं आ रही है। इसके क्या मायने हैं और इसके क्या मायने हैं और इसके साथ ही क्या और परिस्थितियां इस वक्त कांग्रेस के सामने आ रही है? 2014 को साधने की जो कोशिशें हैं उसमें क्या अब मुश्किलें आ रही है और क्या जो ये मुश्किलें सामने दिख रही है खासतौर पर 2-3 दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या उससे मोदी एडवांटेजियस पोजीशन पर जा रहे हैं? इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं, जहां पर एक तरफ खोई हुई जमीन वापस पाने की चुनौती है, तो जहां छिटकते जनाधार को बनाए रखने की चुनौती है, वहीं एक चुनौती और भी है और वो ये है कि जो अंदरूनी घमासान मचा हुआ है उससे किस तरह से निपटे। खासतौर पर इस वक्त जो हालात सामने आए हैं, उत्तराखंड की बात कर ले, महाराष्ट्र में कई ऐसे कांग्रेस के नेता जो आप में शामिल हो गए, तमाम ऐसे जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनती जा रही है। सुलेमान जी
क्या अंदरूनी कलह से बुरी तरह जूझ रही है? और विधानसभा चुनावों में देखा हमने छत्तीसगढ़ में खासतौर पे किस तरह से अंदरूनी कलह एक बड़ी वजह बनी है कांग्रेस के हार की। 2014 में कैसे निपटेंगे? नहीं, कोई इंटरनल डिसएग्रीमेंट नहीं है आपस में। चाहे आप अलायंस की बात करें, हमारे अलायंस आज भी इंटैक्ट हैं जो पहले थे। और अगर आप पार्टी की इंटरनल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में हम बीजेपी से बराबर से फाइट करके आए, 39-40 सीटें इंटैक्ट है। क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहेंगे कि वो इंटैक्ट है? जिस तरह से उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, किसी वक्त इस्तीफे की नौबत दिख रही है। जवाब आप सुनिए मेरी बात जी, बताएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खुलने की बात है, वो अग्रीमेंट हो गया, कल ही फाइनल हो गया, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हम एनसी के साथ चुनाव लड़ेंगे, कल ही वो बात खत्म हो गई, इशू सेटल हो गया। जो भी हमारे छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट थे वो एग्रीमेंट में बदल गए। जहां तक प्रफुल्ल पटेल साहब के बयान की बात है, अभी प्रवक्ता मलिक साहब बोल रहे थे एनसी के, उनके बयान को आप मरोड़ के दिखाया जा रहा है टीवी के सामने। हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा में जी हाँ, जिस तरह से शैलजा कुमारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और अगर हमारी पार्टी में दो लोगों में अगर कोई मान लिया, आपकी बात में मानता हूं कि चलिए डिसएग्रीमेंट है, तो अगर वो डिसएग्रीमेंट है, हम अपने घर की बात अपने घर में, हमारा प्रेरोगेटिव है, हम उसे खत्म करेंगे। हमारा किसी से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है और हम यूनाइट होकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है? क्या स्थिति मुझे दो टिप्पणी करनी है। एक तो कूटनीति की एक परिभाषा है, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, अनुभवी उनका ज़्यादा है, कि शाही शान से झूठ बोलना कूटनीति है। कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि राहुल जी के इंटरव्यू बड़ी बहस हो रही है, हमारे मित्र बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे होता बड़ा सोशल साइट पे गए होंगे कि कोर्स के बाहर का गया। जवाब तो मैंने बहुत अच्छा दिया, लेकिन मेरा प्रश्न पत्र कोर्स के बाहर का था। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप चाहे उत्तराखंड की आज की घटना देखें या फारूक अब्दुल्ला जी का जो बयान है, सब देश अगर मोदी को स्वीकार कर लेगा तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये सब बातों का मायने है। हम जैसे लोग किसान परिवार से आते हैं, बहुत छोटी हैसियत तो तहसील का आदमी नहीं जानता था। मैं 28.5 साल में पार्लियामेंट में आया, 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरिट की इसकी बात करनी है, कि योग्यता की राजनीति करनी है, तो वो चीज़ें सिखाए पढ़ाए पूत नहीं चढ़ते, ये देश जानता है। इसलिए अनुभव, हाँ बहस हो सकती है, कोई समाजवादी नेता हमसे बहस करेगा तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे, उससे इश्यूज पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस अगर कहती है कि हम इश्यूज पर बात करेंगे, दंगा पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, वहां पर दंगे के आंकड़े जो सरकार के पास है वो देख लिए जाएं, और जो कांग्रेस के फैसला हो जाएगा। नवाब मलिक जी, जिस तरह से इस वक्त जो एलाइज के अंदर एक नाराजगी कभी कभी फूट के सामने आ रही है, खुद कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, विरोधी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त डूबती हुई नैया लग रही है एलाइज को भी, इसीलिए ये कुछ कुछ संकेत हैं जो अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसा है कि मुंगेरी लाल के सपने जो हैं वो कभी भी साकार नहीं होते। कभी भी अगर कोई ये समझ ले कि सामने वाला बहुत कमजोर है तो निश्चित रूप से वो हारता है। ऐसे ही 2004 में भारतीय जनता पार्टी शाइनिंग इंडिया, फील गुड को लेके आगे बढ़ रही थी, उसी तरह की परिस्थितियां वो फिर बना रहे हैं। और हमें लगता है कि पिछले 15-20 साल लेकिन कांग्रेस की जो हालत है, जिस तरह की परेशानियां इस वक्त सामने आ रही है कि कांग्रेस अकेले बहुमत नहीं पाएगी, लेकिन सहयोगी दल आज साथ में है। हमें उम्मीद है कि नई सहयोगी जुटेंगे और देश में यूपीए 3 का शासन आएगा, ये हमें पूरी तरह से। मैं आगे इस बात को बढ़ाना चाहूंगा। क्या राहुल का नेतृत्व स्वीकार है, ये बताएं। ऐसा है कि नेतृत्व किसका होगा इस पे आज चर्चा नहीं, कांग्रेस ने खुद तय कर दिया है कि एमपी तय करेंगे। अगर हम मिलजुल के सरकार बनाएंगे तो सब बैठ के तय करेंगे किसका नेतृत्व होगा। आज वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हम अपने नेता साफ है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी को अपना भविष्य वो बता चुकी है। शायद आप लोगों ने जो एआईसीसी का सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के निर्णय को न पढ़ा न सुना। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि चुनाव के नतीजों के बाद नेता तय होगा और अगर सहयोगी दल साथ में होंगे तो सब बैठ के नेता तय करेंगे। लेकिन वरिष्ठ जो नेता है वो अभी भी फील्डिंग किए जा रहे हैं, बस मतलब एक कदम की दूरी पर आके नाम का ऐलान घर नहीं हुआ है, बाकी तो तमाम बातें हो ही चुकी हैं। देख लीजिए कि आप बार बार मोदी बनाम राहुल गांधी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नेता मिल गया है। नेता विहीन पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी,
उसको नेता मिला है, और जब नेता विहीन पार्टी को नेता मिल जाता है तो कार्यकर्ता गदगद हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बीच में मोदी जी देश के नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तो और उनके नेताओं के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए वो उत्साह बढ़ाने के लायक नेता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। एक बात इसमें आगे कहना चाहूंगा जी। अभी मलिक साहब ये कह रहे थे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वाकई में भारतीय जनता पार्टी और मोदी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जैसे 2004 में अडवाणी साहब देख रहे थे, आज तक सपनों ही में रह गए और उन्हें भी दरकिनार कर दिया अडवाणी साहब को। वही बीजेपी इस बार देख रही है। और मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी से कह रहे थे कांग्रेस को, मेरी बात पूरी हो जाए, पानी नहीं डाल रहे हैं अपनी इस तरह से घमासान मचा के पार्टी के अंदर ही कोई अलग अलग राज्यों में इस तरह की आपकी स्थिति बनी हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट की तरह सही बात कैमरे पे कहिए, मीडिया के सामने। भारतीय जनता पार्टी के दोस्त कह रहे थे कांग्रेस को हमें अपनी जिम्मेदारी मत समझाइए, हम चाह रहे हैं कि तमाम चीजों को हम खंगाले, हम आप लोगों की राय की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ कौन बोल रहा है? मोदी साहब का झूठ पब्लिक स्पीचेस में सामने आया और इन्होंने कहा कोर्ट के बाहर, मुझे बात पहले अपनी पूरी करनी जाए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा कोर्ट के बाहर की बात बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है तो ये बौखला के इस तरह की बातें कर रहा है। राजस्थान सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, सिर्फ 3-4 स्टेट्स की। गुजरात, एक लाइन में कहना चाहता हूँ, वक्त की कमी है, मतदाता ने भी, नौजवानों ने साउथ में कहाँ है, गांधी को खारिज कर दिया, आंध्र में ये कहाँ पर है, आंध्र में हमारी सरकार रहेगी, साउथ में कहाँ है, ईस्ट में कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो तो मालूम चलेगा। सिर्फ छत्तीसगढ़, गुजरात, 4 स्टेट्स में कैसे तमाम लोग आएंगे? हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। सुलेमान जी, प्रहलाद जी, अरुण जी, नवाब जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी कड़े मुकाबले में उतर रहे हैं, लेकिन साफ बात यह है कि जब तक अपना घर नहीं संभालेंगे, देश संभालने की जिम्मेदारी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस ओर ध्यान देना जरूरी है राहुल गांधी के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।